वेरी रिलैक्स, मन नहीं करेगा छोड़ देंगे, जब तक मन करेगा अच्छे से पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शंस में क्या क्या रेगुलेट किया जा सकता है? 3 फंक्शन है, याद है? पहला कौन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहले किडनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाओ अपने मन में कि हम लोग क्या क्या रेगुलेट कर सकते हैं। तो यार एक किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। बेटा एकदम शांत रहो, मजा आएगा समझने में। और अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जीएफआर रेगुलेट हो जाए। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अपराजिता जी खड़ी होइए। व्हाट इज जीएफआर? कितना था? एकदम शांत, बाकी लोग कोऑपरेट करें, बाकी सब लोग कोऑपरेट करें, हम लोग रिवीजन माध्यम पे आते हैं। शांत रहो। हाँ सही से बताओ। 6 to 700 that is GFR. Jishan Ayub Khan from the epiglottis. Yes, what is GFR? पढ़े नहीं? पीपी प्रिंस पांडे 125 ml पर लीटर। सौरभ बाबू डिफाइन करिए। इट इज द अमाउंट और द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर पर मिनट बाय द किडनी इन बॉम्बे कैप्सूल। लगभग GFP ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर याद है? कितना था? 10 mmHg। 10 mm 1 mmHg से 12.5 ml 12.5 तो 10 में से 125 पक्का। और याद रखना GFR हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है। देखो टॉपिक गड़बड़ तुम ही करोगे, मैं नहीं, कि बेटा ग्लोमेरुलर में प्रेशर कितना है? कितना है प्रेशर? और प्रेशर इज नथिंग बट बीपी। बोलो क्या? बीपी। तो अगर मुझे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा मैनेज करना है या फिर मुझे GFR मैनेज करना है तो मुझे क्या मैनेज करने पड़ेगा? बीपी। अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा कम तो बेटा फिल्ट्रेशन GFR, और अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम GFR कम। तो आप एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को मैनेज कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसको बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर सकते हो। और भाइयों बहनों सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन 5 पार्ट में कितनी जगह खड़ी हो? बॉम्बे कैप्सूल में होगा कि नहीं होगा? होगा। डिसेंडिंग लूप में होगा, वेरी गुड। और असेंडिंग लूप में होगा। असेंडिंग लूप में, डिसेंडिंग लूप में किसका? वाटर। असेंडिंग लूप में डीसीडी में कंडीशनर, डीसीडी में कलेक्टिंग ट्यूब में वाटर एंड यूरिया। वाटर है अच्छे बच्चे तभी हो जब तुम्हें सब कुछ याद हो। तो आप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर सकते हो, और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आप वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हो और साथ में सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट। चित्रांश, अगर अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्ट को मैनेज कर रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। कैसे बोलो? किडनी एक चीज क्या मैनेज कर रही है? ब्लड प्रेशर। कैसे बोलो? और किडनी दूसरी चीज क्या मैनेज कर रही है? ऑस्मो रेगुलेशन। देखो कोई भी चीज मैंने रटाई नहीं है, आप समझने की कोशिश करोगे। हमने कहा कि आप पहली चीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैनेज कर सकते हो, दूसरी चीज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बोलो पहली चीज, दूसरा। और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को मैच करते वक्त आपसे क्या मैच हो जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए बीपी। कैसे बोलो? और तीसरा है सिक्रीशन। तीसरा है सिक्रीशन। आप तीसरी चीज है जो मैनेज कर सकते हो, इट इज सिक्रीशन। करो 3 चीजें जो लगभग हर जगह सिक्रीट होंगी।
इट इज H प्लस आयन, K प्लस आयन, अमोनियम आयन। अगर इन्हें बैलेंस किया तो pH, बोलो क्या pH। तो बताओ किडनी आपकी बॉडी में क्या क्या रेगुलेट कर सकती है? बताओ। एक रेगुलेट कर सकती है ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन और pH। ये कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं हमारी किडनी में किन 3 चीजों का रेगुलेशन किया जा सकता है, बता सकते हो? पहला कौन? ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन और pH। यानी आपकी बॉडी में ब्लड का pH अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो कौन खराब हो रहा है? किडनी। अगर ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो रही है तो कौन खराब हो रहा है? किडनी। अगर बीपी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है तो इसको कौन खराब कर रहा है? किडनी। तो पहली बात अपने मन में ये बताओ कि किडनी किन 3 चीजों को रेगुलेट कर सकती है ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नंबर 1 ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन और pH। सो ब्लड प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन एंड pH हटा दो इसे। ठीक है, सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन आपकी बुक ने यहीं से शुरू किया है। पहले मैं ऑस्मो रेगुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। बोलते हैं अगर बॉडी स्ट्रेस में है, इफ इट इज बॉडी इन स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं है, मैं वाटर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। वाटर स्ट्रेस का मतलब है आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और कई घंटों से आपको पानी नहीं मिला, एंड दिस इज नोन एज वाटर स्ट्रेस। अगर आपने पानी नहीं पिया, चलो चलते हैं एलिमेंट्री के नाम, पानी नहीं पिया है तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वाटर में पानी, वाटर में पानी है लेकिन ज्यादा की कम। इसका मतलब हमारे, अरे यार सॉरी, ब्लड, हमने एब्जॉर्बर कहां लेना है? ब्लड, सॉरी, ब्लड में क्या पहुंचा? वाटर, ज्यादा की कम। तो अगर हमारे पास ब्लड में, दिस इज ब्लड, ब्लड में बेटा वाटर कम है तो हम कहेंगे कि हमारे पास वाटर की स्ट्रेस है। तो ब्लड में अगर वाटर कम है तो ये ब्लड एक दिन हार्ट में जाएगा। कहां पर? हार्ट। चलो बाकी आपको बताना है। हार्ट से निकलेगी एओर्टा, बोलो, एओर्टा से डॉर्सल एओर्टा, फिर से बोलो, डॉर्सल एओर्टा बनेगा, डॉर्सल एओर्टा से एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी, बेटा मेरे रीनल आर्टरी से होगा यूरिन फॉर्मेशन, बोलो, और यूरिन फॉर्मेशन में होगा वाटर, बोलो क्या होगा? यूरिन में भी तो वाटर होगा। तो अगर मैं ब्लड में वाटर कम रखता हूं, अगर मेरे पास ब्लड में वाटर कम है, इसका मतलब मेरी बॉडी में वाटर स्ट्रेस है, तो मैं किसी भी हालत में इस वाटर को यूरिन में नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि यूरिन में गया वाटर, वाटर गेन है कि लॉस है? ऑलरेडी बॉडी में वाटर कम है और आप इतनी अमीरी दिखा रहे हो कि वाटर कम होने के बावजूद भी ब्लड से कह रहे हो भैया यूरिन बनाओ और खूब वाटर निकालो, यूरिन बनाकर खूब सारा वाटर निकालो। बोले पगले हो क्या? ब्लड में वाटर कम है, ब्लड का वाटर यूरिन में डाल रहे हो, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं। आप रेगिस्तान में फंस जाओ, आप रेगिस्तान में फंस गए, पानी नहीं हो रहा, अब आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि खूब सारा यूरिन बने? नहीं, क्योंकि बेटा यूरिन बनने से वाटर का लॉस हो जाए और बॉडी भी नहीं चाहेगी कि यूरिन बने और वाटर लॉस हो। सक्सेस आने जिसको जगाओ, बढ़िया एसी चल रही है, सर आप गाना गा रहे हो और आज आपने कहा कि आप डांटोगे भी नहीं, और आपने कहा कि पढ़ने में मन ना हो तो सो जाओ। तो भाइयों बहनों, जैसे ये ब्लड बेटा किडनी में गया, और किडनी में गया और किस आर्टरी से गया? रीनल आर्टरी। तो अगर इसमें ऑलरेडी वाटर कम है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वाटर हमारा निकले, वाटर लॉस। इसलिए पूरी बॉडी में वो ब्लड में जो वाटर है उसको सेंस करने के लिए देयर आर सम रिसेप्टर नोन एज ऑस्मो रिसेप्टर। फिर से बोलो, ऑस्मो रिसेप्टर्स।
और ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में क्या कम हो रहा, वाटर कम हो रहा तो ऑस्मो रिसेप्टर एकदम स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये ऑस्मो रिसेप्टर वाटर की कमी को सेंस करेंगे और सेंस करके ब्रेन को बताएंगे। किसको बताएंगे? ब्रेन में एक पार्ट है डायंसिफिलॉन, बोलो क्या नाम है? शायद याद होगा। ब्रेन का एक पार्ट है डायंसिफिलॉन, डायन नहीं डायंसिफिलॉन याद है? और ये जो डायंसिफिलॉन है इसकी एक वेंट्रल वॉल है, किसी को याद होगा? डायंसिफिलॉन एक बक्सा है, ऊपर वाला एपिथैलेमस, नीचे वाला बस पकड़ लिया तुम। कौन सा थैलेमस? हाइपोथैलेमस नाम की जगह। और हाइपोथैलेमस से कुछ नर्व आ रही है, क्या आ रही है? और ये जो नर्व है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रही है। कहां पर? याद रखना ऐसी एक पिट्यूटरी और भी है, एंटीरियर। क्या ये एंटीरियर पिट्यूटरी है? एंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस से कनेक्शन ब्लड का है कि नर्व का? लेकिन पोस्टीरियर से। तो बोलते हैं हाइपोथैलेमस खुद बनाएगा एक हार्मोन। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नाम है एडीएच, कैसे बोलो? नाम है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक। बनेगा कहाँ? रिलीज कहाँ होगा? तो याद रखना पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये हार्मोन माना जरूर जाता है लेकिन ये बना कहाँ है? हाइपोथैलेमस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलेगा, नाम है एडीएच। कब निकलेगा बता दो? जब बॉडी में ब्लड में पानी कम होगा। ब्लड में अगर पानी कम होगा बच्चों, अगर ब्लड में पानी कम होगा तो क्या ये ब्लड पहुंचेगा किडनी में और हम कहेंगे कि खूब सारा वाटर निकाल कर यूरिन बनाओ? नहीं। तो ब्लड में अगर पानी कम है तो कौन जागेंगे? पता किसको चलेगा? ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर से मैसेज कहां पहुंचेगा? ब्रेन। ब्रेन में कौन? डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन की वेंट्रल वॉल हाइपोथैलेमस, वहां से एक हार्मोन एडीएच, कैसे बोलो? एडीएच, फुल फॉर्म एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके पहले कि मैं एडीएच का काम बताऊं आपको, मेरी बात को ध्यान सुनना। बोलते हैं whenever there is a increase in volume of urine, अगर यूरिन के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए तो मैं कहूंगा यूरिन डबल हो रहा, बहुत ज्यादा बन रहा है यार, यूरिन बहुत ज्यादा बन रहा क्योंकि यूरिन का वॉल्यूम डबल हो रहा। एंड दैट टर्म इज नोन एज डाययूरिया। याद रखना, डाई मतलब डबल, यूरिया मतलब यूरिन। हम लोग इस शब्द को बोलते हैं डाययूरिया। बोलो क्या बोलते हैं? डाययूरिया। कभी मैं पूछूं व्हाट इज डाययूरिया? इट इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यूरिन, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन। और यूरिया और यूरिन का वॉल्यूम तभी ज्यादा होगा जब इसमें क्या है? वाटर। हाँ? तो अगर वाटर ज्यादा निकल रहा तो हमें हो रहा डाययूरिया। बोलो और डाययूरिया होना इट इज नोन एज डाययूरेसिस। फिर से बोलो। आप दुनिया के जितने नशे खाते पीते हो वो सब डाययूरेसिस करते हैं। इवन चाय भी, चाय पियोगे यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा, कॉफी पियोगे यूरिन फॉर्मेशन बनेगा, चॉकलेट पियो, अल्कोहल पियोगे, निकोटीन करोगे, डाययूरेसिस। ऑलमोस्ट ऑल, नॉट ऑल। डाययूरेसिस को अगर फील करना है तो आप पता करिए, आपने दिन में 4, 10, 12 चाय पी, अब आपका यूरिनेशन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और यूरिन में वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बोलते हैं डाययूरिया के अपोज में खड़ा है ये हार्मोन। नाम बताओ? एंटी। बोलो एंटी मतलब अपोज। डाययूरेटिक हार्मोन, इट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। याद रखना, इसका नाम बोलता है कि मेरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और समझना चाहिए व्हाट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कहां से निकल? हाइपोथैलेमस से। किस ग्लैंड का है? पोस्टीरियर। बनता कहां है? हाइपोथैलेमस। निकलता कहां है? पोस्टीरियर। जब मैं पूछूं निकलता कहां है तो प्लीज हाइपोथैलेमस मत बोलना, पोस्टीरियर। मैं पूछूं बनता कहां है?
तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला, नाम है एडीएच, और ये एडीएच नाम का हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, और ये यहां गया, देखो कहां गया, इसका नाम बताओ, गवर्नमेंट का, इसका पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। किसी को याद है? और बताओ, अगर मैं पूछूंगा तो बता पाओगे? चलो बताओगे, यस सर तो बोलते हो, सब चीजों में यस सर ही तो तुम्हारा सुनता है। ये वाला एफरेंट की फ्रेंड, और ये पक्का, और ये ग्लोबुलर, यहाँ पर पानी कम, पानी तो फिल्ट्रेशन हो चुका है, यस और नो? और हम यूरिन में पानी ज्यादा जाने, तो हमारा एक हार्मोन आएगा, नाम है एडीएच, बोलो। और एडीएच ने क्या निकालना चालू किया? वाटर, डीसीटी के भी डीसीटी, डीसीटी, और कल ही पढ़ाया था, डीसीटी से पानी निकलेगा कब? कंडीशनर, यहां हमेशा पानी निकलेगा, यहां हमेशा पानी निकलेगा, यहां पर कंडीशनर। अगर पानी कम है बॉडी में, पानी कम है और यूरिन में पानी जाने देना नहीं चाहते, कौन हार्मोन आएगा? एडीएच। व्हाट इज एडीएच? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और याद रखना, एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, फिर से बोलो। और अगर ये भैया निकले तो ये स्मूथ मसल, ये जहां पर भी जाएंगे ब्लड प्रेशर को, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड प्रेशर घटेगा कि बढ़ जाएगा? तो वैसो मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल, और प्रेसिन मतलब प्रेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वैसोप्रेसिन। तो एडीएच का मुख्य काम बीपी बढ़ाना कि वाटर ऑब्जर्व, वाटर, साथ में क्या मुफ्त मिलेगा? बीपी भी बढ़ाता है। तो बताओ, हमारी किडनी को रेगुलेट करने वाला एक हार्मोन नाम बताओ, एडीएच। कहां से बना? हाइपोथैलेमस। कहां से निकला? कब निकला? जब पानी कम हुआ। कैसे पता चला? ऑस्मोरिसेप्टर ने कहां पहुंचाया? ब्रेन से कहां पहुंचा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया? एडीएच। किसको दिया? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने निकाला, ब्लड में डाला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हुए हार्मोन ब्लड से होते हुए कहां पहुंचा? किडनी। किडनी, किडनी में पीसीटी की डीसीटी, डीसीटी, और क्या निकाला? वाटर। वाटर निकाला, ये वाटर कंडीशनर है, वाटर निकाल करके कहां डाला? ब्लड वेसल। बताओ, यूरिन में वाटर ज्यादा कि कम? देखो, इतना सब पढ़ाने के बाद जरूर है शॉर्ट टर्म मेमोरी होती, भूल जाओगे। और मैंने कहा, अच्छा बच्चा वो जो नाम से डेफिनेशन बनाए। बताओ, नाम बताओ। एंटी डाययूरेटिक। वो चिल्ला रहा है कि मैं डाययूरिया होने दूंगा। अगर मैं रहा, मैं निकला, तो यूरिन का वॉल्यूम डाई ज्यादा, मतलब क्या होगा? कम। यानी मैं तभी निकलूंगा जब बॉडी में पानी की क्या होगी? अधिकता की कमी। कहां पर? ब्लड में। और मैं कहां से निकलूंगा? पोस्टीरियर। ये बात और है कि मेरा नेचर ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का है, तो मैं ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, और इसीलिए क्या है? वैसे डोंट वरी, मैंने डांटना छोड़ दिया, करो करो, पर ऐसा कुछ मत करना कि मेरी रेस्पेक्ट दांव पे आ जाए। क्यों जीशान? है ना? बाकी सब ठीक है। अब हम लोग बहुत रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं। रिलैक्स, आइरो, खड़े हो। 600 से नीचे नंबर आए जहां भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उस दिन पीठ मजबूत करके आना। कितने? हाँ, जहां भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उड़ैया होगी, यहां नहीं। कह रहा थी, अभी कह रहे मारेंगे नहीं, अब कह रहे मारेंगे नहीं, मारेंगे भैया। हाँ बताओ, ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन की रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड प्रेशर घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। और इसी इसका नाम वैसोप्रेसिन। फिर से बोलो, वैसो। तो बताओ, हमारी किडनी को रेगुलेट करने वाले इस ऑर्गन का नाम डायनसेफला, इस पट्टी का नाम हाइपोथैलेमस, इस ग्लैंड का नाम पक्का? ऐसा अगर ये तुम बताओगे बिना देखे, आई विल द हैप्पीएस्ट। ये कब होगा? तो हाइपोथैलेमस कब एक्टिव होगा? जब हमें क्या करना होगा? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करना होगा? जब हमें
वास्मोरेगुलेशन करना होगा तभी एडीएच आएगा। आइए बीपी कंट्रोल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज juxtaglomerular apparatus। पहला स्ट्रक्चर था हाइपोथैलेमस जिसने किडनी को रेगुलेट किया। आज एक अपरेटस बनाने जा रहा हूं juxtaglomerular apparatus। वैसे मैं पहले भी इसे बना चुका हूं, आपको थोड़ी उम्मीद कम रहती है इसलिए मैं खुद ही बना लेता हूं दोबारा। यस, इस कैप्सूल का नाम है बाउमैन कैप्सूल। और अब सबने जाना है कि बाउमैन कैप्सूल के बाद यहां पर निकलता है पीसीटी। मतलब मेरा मन कर रहा है इसे बनाने का। और पीसीटी के बाद मैंने बोला यहां से निकलता है बेटा लूप ऑफ हेनले। और ये जो लूप ऑफ हेनले है बेटा ये आगे चल के क्या बनाता है, डीसी। फिर से बोलो डीसी। और यहां से निकलती है कलेक्टिंग डक्ट। फिर से बोलो कलेक्टिंग डक्ट। तो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना, ये कौन है और ये कौन है, डीसी। तो कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनका बाउमैन कैप्सूल उनके डीसीटी के सामने आ जाता है, या फिर जिनका डीसीटी उनके बाउमैन कैप्सूल के सामने आ जाता है। और ऐसा हुआ तो बाउमैन कैप्सूल कहता है भैया हमारा तो एक ही नाम है, हम एक तरफ से लेंगे एफरेंट, बोलो और एक तरफ से छोड़ेंगे इफरेंट, और बीच में क्या बनाएंगे, ग्लोमेरुलस। कैसे बोलो, तो बोलते हैं ग्लोमेरुलस और डीसीटी के बीच में, किसके बीच में, ग्लोमेरुलस और डीसीटी के बीच में एक अपरेटस बनता है जो जस्ट नियर है, किसके, जस्ट नियर टू ग्लोमेरुलस। कौन आ गया, डीसीटी। डीसीटी किसके पास आ गया, ग्लोमेरुलस। एंड दैट्स व्हाई दिस apparatus is known as juxtaglomerular apparatus। फिर से बोलो। अब चूंकि ये मैं 2D ही दिखा सकता हूं तो तुम्हें 2D ही दिखेगा, लेकिन अगर ये कहीं ऐसे आया होता डीसीटी और ये बाउमैन कैप्सूल होता तो क्रॉस सेक्शन कटने पर ये बताइए कैसे दिखता, गोल गोल, पक्का। अब मेरे पास समस्या ये कि 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता हूं, तो फिर भी जब इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे तो ये कुछ यूं दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए ये बाउमैन कैप्सूल है, बाउमैन कैप्सूल में आपको मालूम है कौन प्रेजेंट है, बोलो कौन प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो, वेरी गुड। और ग्लोमेरुलस में एक तरफ से एफरेंट आ रहा, दूसरी तरफ से इफरेंट जा रहा, और यहां रहा ग्लोमेरुलस। थैंक यू वेरी मच। और इसी ग्लोमेरुलस के पास आपके पास डीसीटी आया है, और डीसीटी का एफरेंट आर्टेरियोल, माइंडेड, इफरेंट नहीं बोला मैंने, कौन, एफरेंट और डीसीटी के बीच में कॉम्बिनेशन बनता है, एक अपरेटस बनता है, और यहाँ पर बहुत सारी सेल डेंस कलर हो जाती है, डेंस। इट इज नोन एज मैक्यूला डेंसा। फिर से बोलो, मैक्यूला डेंसा। और साथ में यहाँ कुछ और सेल पैदा होती हैं, एंड दीज सेल आर नोन एज जेजी सेल्स। बोलो जेजी सेल, दैट इज juxtaglomerular सेल। बेटिया खड़ी हो, यस, नाम तेजी से बोलो, क्या नाम है आपका, वंशिका। बेटा इस सेल का पहले नाम कहां सुना, क्या पढ़ा रहा था, कौन सा हार्मोन निकला था, रेनिन। तो यार अभी निकलेगा बच्चे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इरिथ्रोपोएटिन, आरबीसी का फॉर्मेशन, याद आया, ये सेल याद है, कौन सा सेल, जेजी सेल। यहां से हार्मोन निकलता था इरिथ्रोपोएटिन। जनवरी कब निकलता था ये, हाँ, हाइपर में निकलता था। कब निकलता था, यस यू, कॉर्नर से, हाँ, इरिथ्रोपोएटिन। खड़े हो यार, इरिथ्रोपोएटिन कब निकलता था, किन कंडीशन में जेजी सेल इरिथ्रोपोएटिन निकाल सकते, ठीक है, मानना छोड़ दूंगा, केवल पूछूंगा, यस, हाँ, फिल्ट्रेशन रेट, इरिथ्रोपोएटिन, सूर्या, आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी। वाह वाह भाई वाह, शाबाश बिटिया, यस यस। जब
हाइपॉक्सिया होगा। क्या होगा? हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा की कम। और ये कब होगा? जब आप पहाड़ों में जाओगे। कहाँ? पहाड़, माउंटेन में जाने पर पार्शियल प्रेशर कम की ज्यादा। कहाँ? और ये मैंने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ाया था। मैंने बोला था जितना पहाड़ों में जाओगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, आपको होगा हाइपॉक्सिया। क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ागा कि कम होगा? कम होगा। और उस समय पर कौन एक्ट करेगा? जेजी से क्या निकालेगा? इरिथ्रोपोएटिन। क्या निकालेगा? और इरिथ्रोपोएटिन जाएगा बोन मैरो। बोलो कहाँ? हड्डियों के बीच में जाएगा और क्या बनाएगा? आरबीसी। और इसीलिए पहाड़ी लोगों में आरबीसी का नंबर। क्या करें? जवाब नहीं आया। बैठिए। याद रखिए कि पहली बार कब पढ़ा, आज दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। पहली बार पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब हमें क्या हुई? हाइपॉक्सिया। क्या हुई? आज दोबारा बताने जा रहा हूं। अब दोबारा सुनो दूसरे तरीके से। जब भी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन होगा, अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगे तो एफरेंट आर्टेरियोल से आने वाले ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा और इसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा। और फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो बताइए आपका जीएफआर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? व्हाट इज जीएफआर? अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? कम। अगर यूरिन फॉर्मेशन कम होने लगा तो ये मुश्किल की बात है। फिर से सुनो, फिर से सुनो। अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिरने लगे किसी भी कारण से, बहुत कारण होते हैं, तो इस ब्लड प्रेशर की कम गिरने की वजह से हमारा फिल्टरेशन प्रेशर कम हो जाएगा। वो प्रेशर जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर हो रहा, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रेशर विल डिपेंड अपॉन बीपी। व्हाट इज बीपी? और इससे क्या गिर जाएगा? जीएफआर। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम। चौथा रट्टा मार लो। क्या कम हुआ? बीपी। क्या कम हुआ? क्या कम हुआ? जीएफआर। क्या कम हुआ? यूरिन। तो अगर बीपी कम होने लगा तो इस बात के रिसेप्टर एफरेंट आर्टेरियोल में होंगे। किसमें? तो उन्हें लगेगा कम बीपी है। और अगर एफरेंट आर्टेरियोल में हुए और पता चला कि बीपी कम है तो ये अपने जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ब्लड यहीं से आ रहा और ब्लड में ब्लड जो आ रहा है उसका ब्लड प्रेशर कम है कि ज्यादा? कम। तो वो इन अपरेटस को स्टिमुलेट करेंगे और इन अपरेटस को स्टिमुलेट करते हैं। इनमें कौन सी सेल है? जेजी सेल। और जेजी सेल जैसे ही स्टिमुलेट होंगी एक हार्मोन निकालेंगी। ऑल्दो ये मैं पढ़ा चुका हूं। इस हार्मोन का नाम है रेनिन। फिर से बोलो। कौन सा हार्मोन? रेनिन। और मुझे पूरा सीक्वेंस चाहिए तभी समझ में आएगा। और रेनिन किन सेल से निकलेगा? किस अपरेटस से? तो इसके पहले मैंने जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस। तो भैया अगर आपकी बॉडी का क्या कम हो रहा है? ब्लड प्रेशर। याद रखना एडीएस ब्लड प्रेशर के कम होने पे नहीं निकला था, ऑस्मो रिसेप्टर के रेगुलेट होने पे निकला था। याद आया? और ये क्या है? ब्लड प्रेशर कम होने से। ब्लड प्रेशर कम होने से जीएफआर कम हुआ, जीएफआर कम होने से यूरिन फॉर्मेशन कम हुआ, यूरिन फॉर्मेशन कम होने पर डर हुआ। तो भैया जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, वो अपरेटस जो ग्लोमेरुलस के पास पड़ा हुआ है, उस अपरेटस का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। उसने सेल से बोला, कौन से सेल? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या निकालो? रेनिन। और रेनिन ने पैदा किया रास। क्या पैदा किया? आज तक ऐसे नहीं लिखा, अब लिखना। द रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन, आर फॉर रेनिन, एंजियोटेंसिन, ए फॉर एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ए फॉर एल्डोस्टेरोन, S for system,
रास का फुल फॉर्म रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या होगा, इसके लिए मुझे बोर्ड खाली करना पड़ेगा या फिर बोर्ड बदलना पड़ेगा। चलो बदल लेते। और रास को समझिए। पहले बताइए क्या कम हुआ, बीपी। बीपी कम होने से क्या कम हुआ, जीएफआर। जीएफआर कम होने से क्या हुआ, यूरिन फॉर्मेशन का कौन सा अपरेटस स्टिमुलेट हुआ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। कौन सी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या निकाला, तो पहले जेजी सेल के बारे में सोचो कि उन जेजी सेल ने हमें क्या दिया। जेजी सेल ने दिया हमें रेनिन, और ये रेनिन जो है RENIN है, डबल NIN नहीं है, ये याद रखना। और इस रेनिन ने ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन को, मैं पढ़ा चुका हूं, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में तब्दील किया। भूलना मत, एंजियोटेंसिन 1। और एंजियोटेंसिन 1 को एस, बोलो किसने, एस। व्हाट इज एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर तुम MBBS कर गए तो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेगा। ये ऐसा खतरनाक एंजाइम है कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे जबरदस्त एंजाइम है। तो अब आप दवाओं के रूप में इसे खिलाते हैं, फिर आप डॉक्टर बनोगे, बोलोगे यार एस दे रहे, एस इनहिबिटर दे रहे, जाने क्या क्या। तो आप बहुत ध्यान से सुनना इसे। एंजियोटेंसिन 1 आपके एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। और जैसे एंजियोटेंसिन 2 बना, ये 2 काम करेगा। पहला एक काम समझ लो, पहला एक काम करेगा, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। बोलो क्या है, और अगर ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसका मतलब ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट। और अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगी बच्चा, तो याद रखना ब्लड प्रेशर घटेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। जेजी सेल से रेनिन निकलेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एस होंगे। एस बॉडी में बहुत है अपने आप। व्हाट इज एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन बनते ही उसने क्या करना चालू किया, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट। और कॉन्स्ट्रिक्ट करना चालू किया तो बताओ ब्लड प्रेशर घटा कि बढ़ गया, बढ़ गया। बताओ समस्या की क्या थी, बीपी कम था, तो बीपी को बढ़ा दिया। यही नहीं माना ये, इस एंजियोटेंसिन 1 ने जाकर के एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया। अगर आप भूले नहीं हो तो आपको मालूम है, निगाह खड़े हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स में किडनी के ऊपर यहां पर प्रेजेंट एक ग्लैंड है, नाम बताओ, एड्रिनल। कितने पार्ट है, 2, एक कौन पार्ट है और एक कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन। सिंपल शब्द बताया था, कंफ्यूजन। कॉर्टेक्स के हार्मोन कॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स। एंजियोटेंसिनोजेन एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाकर के केवल मिनरलोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में से बड़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन। और मैं 3 बार ये पढ़ा चुका हूं, अब पूछने की तो मुझे हिम्मत होनी चाहिए। एल्डोस्टेरोन जाएगा किडनी में, कहा जाएगा, किडनी। और किडनी में पीसीटी में कि डीसीटी में, डीसीटी। और डीसीटी में क्या करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम एब्जॉर्ब करेगा। और अगर सोडियम एब्जॉर्ब किया तो सोडियम कहां जाने लगेगा, ब्लड में। जहां जहां तो क्या सोडियम और क्लोराइड बेटा ब्लड में बढ़ने लगेंगे और पानी भी जाने लगेगा। तो बताओ वाटर घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर वाटर बढ़ा तो वॉल्यूम कहां पर, यूरिन में कि ब्लड में। और वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर
प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही नहीं मानेगा, बोलेगा वॉल्यूम से तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही, और मैं कॉन्स्ट्रिक्टर भी हूं, मैं यानी कि ये एल्डोस्टेरोन वैसोडायलेटर की कॉन्स्ट्रिक्टर पुरुषार्थ जी खड़े हुए, अभी अभी पढ़ाए गए 3 वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के नाम तुरंत बताइए। अभी अभी मैंने 3 वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर पढ़ाए, तीनों के नाम चाहिए। ADH, चलो बोलो, ADH, एंजियोटेंसिन सेकेंड और एल्डोस्टेरोन। और इसीलिए मैंने बोला था इसे रा में मत रोकना, RA पे मत रोकना, RAAS पे रोकना। व्हाट इज RAAS? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन निकला, रेनिन निकलेगा कब? जब बीपी ज्यादा की कम। और बीपी बढ़ाने के 2 तरीके तो रास के पास है, एक कौन? एंजियोटेंसिन सेकेंड, और एक कौन? एल्डोस्टेरोन इज वैसोडायलेटर की कॉन्स्ट्रिक्टर, एंजियोटेंसिन सेकेंड इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। लेकिन ये केवल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। क्या है? तो क्या एब्जॉर्ब करेंगे? सोडियम एंड क्लोराइड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन विथ ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ADH, only vasoconstriction without water and mineral absorption, angiotensin second, vasoconstrictor with NaCl water reabsorption, एल्डोस्टेरोन। बैठिए। अब तुम पूछोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ NCERT में दिया गया? जब मैं बनाऊंगा तो तब पढ़ आऊंगा। नहीं मारूंगा नहीं, सॉरी। एंजियोटेंसिन सेकेंड केवल क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ADH क्या करता था? वाटर निकालता था और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? Na निकालता है, Cl निकालता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। नो सर, तहजीब, ऐसा कौन सा आयन है जो एल्डोस्टेरोन निकालता नहीं बल्कि रिलीज कराता है यूरिन में? K+, वेरी गुड, इट इज पोटेशियम। तो अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ा तो ब्लड में क्या बढ़ेंगे? सोडियम, और यूरिन में पोटेशियम। शाबाश बेटा, शाबाश। तो आप लोग इस सिस्टम का नाम बोलो, रास। व्हाट इज रास? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। पीछे वाले ग्राफ यहां से जाएंगे। चलो अब इस यहां तक पहुंचना है, मुझे बताना मैंने किस रेफरेंस में चीजें पढ़ाई है। याद रखना, रास को तब पढ़ाया है जब बीपी ज्यादा की कम, GFR, यूरिन। तो बताओ किडनी में रेगुलेशन हो रहा है? बताओ हाइपोथैलेमस आ रहा है? हाइपोथैलेमस कम था जब वाटर कम था। क्या कम था? वाटर। और बेटा रास कब है? जब बीपी कम है। फिर से बोलो, बॉडी में वाटर कम है तो ADH, बीपी कम है तो बीपी और सॉल्ट दोनों कम है तो भी रास। व्हाट इज रास? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अभी बता पाओगे? हटा दे। चलो बताओ क्या कम है? ब्लड प्रेशर। क्या कम हो गया? GFR। क्या कम हो गया? यूरिन फॉर्मेशन। कहां गए? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या निकाला? एंजियोटेंसिन ने क्या बनाया? एंजियोटेंसिनोजन ने क्या बनाया? एंजियोटेंसिन 1। क्या एक्ट किया? ACE। क्या बना? एंजियोटेंसिन सेकेंड बना। एंजियोटेंसिन सेकेंड बनने के बाद क्या बना? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वो वही माना? नहीं, वो कहां गया? एडिनल कॉर्टेक्स। क्या निकाला? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या निकाला? नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या निकाले? Na।
क्या निकाले? वॉल्यूम बढ़ा, वैसो कांस्टेंट, ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा था बढ़ गया। पढ़ लिया हमने। एक पढ़ा हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक पढ़ा जेजी, बोलो कौन? जेजी। आइए पढ़ते हैं हार्ट, बोलो क्या पढ़े? हार्ट। और हार्ट तो भूल ही गए होंगे। हाँ यस, हार्ट में बेटा चैम्बर, बताओ ऊपर वाले, नीचे वाले, पक्का? इन दोनों एट्रिया की सरफेस से एक बंदा निकलता है, नाम है ANF, बोलो याद है? व्हाट इज ANF? नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। और मैंने कहा था अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट वो जो नाम से डेफिनेशन बना ले, बस वही अच्छा कि कल को मुझे पता चला एट्रियल नाइट्री फैक्टर कहां से निकलता, मरे जा रहे। एट्रियल मतलब एट्रियम से, नाइट्री यूरेटिक, नाइट्री मतलब सोडियम, सोडियम का नाम लैटिन क्या है? नाइट्री, याद है नाइट्रियम, तो नाइट्री यूरेसिस, नाइट्री यूरेसिस का मतलब यूरिन में सोडियम का निकलना, यूरिन में सोडियम का निकलना, घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। बताओ यूरिन में सोडियम ना जाए बल्कि सोडियम ब्लड में आए, ये किसका काम है? इसका मतलब ANF किसके अपोजिट काम करता है? यस, ये जाएगा और DCT पे जाएगा, कहां पर? DCT, और DCT से बोलेगा कि पोटेशियम दो, क्या दो? पोटेशियम। तो क्या रीअब्सॉर्ब करेगा? पोटेशियम। और क्या छोड़ेगा? तो सोडियम कहां जाएगा? यूरिन में। और याद रखना ब्लड में सोडियम कम तो क्लोराइड भी, और क्लोराइड कम तो वाटर भी कम, ब्लड में। तो ब्लड में बेटा वॉल्यूम कम, और साथ में ANF क्या है? वैसोडाइलेटर। फिर से बोलो, वैसो का मतलब ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए कि डायलेट? डायलेट। और डायलेट हो गए तो पहले से वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम और कम हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ब्लड वेसल। तो बताओ बीपी बढ़ा कि घट गया? घट गया। तो बोलते हैं कौन सा हार्मोन है जो रास के अपोजिट काम करता है? ये आपकी NCERT की रेगुलेशन में आखिरी लाइन है, रेगुलेशन वाली लाइन में आखिरी लाइन लिखा है। लिखा है क्या? लिखा, पढ़ो, लाओ पढ़ रहा हूं मैं। लिखा हुआ है यस, एंड ANF mechanism therefore act as check on the renin angiotensin mechanism। तो ANF mechanism किसको चेक करती है? रास mechanism को। और रास अगर आता है तो ANF आ जाएगा। रास क्या करता था? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ANF उल्टा, सोडियम का यूरेसिस, यूरेसिस, यूरेसिस मतलब यूरिन, और वैसो डायलिस। तो कौन है जो रास के अपोजिट खड़ा है? तो आप अगर मुझे बोले कि किडनी कितने लोग रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग रट्टा मारेंगे। क्या कर दिया सर? बताओ कितने लोग? 3। एक कौन? हाइपोथैलेमस, जेजी अपरेटस, बोलो कौन? अगर रट्टा भी मान लिया तो मेरा काम बन जाएगा, वैसे रट्टा मत करो। मैं बोलूं किडनी को रेगुलेट करने के लिए 3 जगह से रेगुलेट किया सकता, और तीनों जगह नर्व है कि हार्मोन? तो किडनी रेगुलेशन इज अ हार्मोनल रेगुलेशन, बोलो। ऑल द किडनी रेगुलेशन और द हार्मोनल रेगुलेशन, नो न्यूरो रेगुलेशन, कोई नर्व रेगुलेशन नहीं है, सब कैसे है? हार्मोन। और कितने हार्मोन? 3, टोटल मैं 4 गिनूंगा। ADH, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एल्डोस्टेरोन, ANF। अगर इसके लिए अवेयर हो तो अच्छे बच्चे हो। कितने हार्मोन? 4, बोलो। ADH, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एल्डोस्टेरोन। बताओ इनमें से कौन कौन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर? ADH, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एल्डोस्टेरोन। कौन वैसो डायलेटर? कौन सोडियम को उठाएगा? एल्डोस्टेरोन। कौन सोडियम को यूरिन में डालेगा? ANF। कौन वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा? ADH एंड एल्डोस्टेरोन, याद है? और ये सब कैसा होगा? स्ट्रिक्ट या कंडीशनल? कंडीशनल। और इसीलिए DCT वो जगह है
जहां पर NaCl और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, कल ही मैंने बता दिया था, जरूरत होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं। और कल किसी एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ऐसे तो तुम काउंटर करंट चलाते जाओगे और सोडियम छोड़ते जाओगे और इंटरस्टिशियम बढ़ती जाएगी और पानी लेके भागते जाओगे तो एक दिन किडनी में पथरी बन जाएगी। हमने कहा ना, तब आएंगे ANF। बोलो कौन? कहेंगे जो सोडियम निकल रही है वो निकले ना, कहाँ चला जाए? यूरिन। हाँ, इसका मतलब है सारी रिएक्शन एक एक करके चल रही है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम। तो जब हमें लगेगा कि सोडियम ज्यादा पहुंच गया इंटरस्टिशियम में तो और हम काउंटर करंट मैकेनिज्म जारी रखेंगे? नहीं। इसीलिए बोले थे यूरिन फॉर्मेशन तो हमेशा होगा लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा नहीं होगा। कंसंट्रेशन तब होगा जब जरूरत पड़ेगी। मैकेनिज्म का नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म। So this was known as regulation. बोलो क्या था? Regulation. Now the micturition is our next topic. Micturition ही है शायद? ठीक है। Micturition is a voiding of urine. यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आना, voiding of urine from urinary bladder via urethra। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन बॉडी के बाहर आना, दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन। अगर आप भूले नहीं हो तो मैंने बताया था किडनी से आएंगे यूरेटर। ये जो यूरेटर है ये आपके एक ब्लैडर में खुलेंगे, नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में जहां पर खुलेंगे वहां पर एक एरिया होगा, नाम है ट्राइगोन। भूलिएगा मत, एक बार पूछा गया। एक ट्रायंगुलर एरिया होगा दैट इज नोन एज ट्राइगोन, जहां पर आकर यूरेटर ओपन होंगे। सो इट इज यूरेटर। यूरेटर आए हैं किडनी से। सो वी ऑल नो द किडनी में क्या बना है। सर किडनी में बना था यूरिन जो यहां छोड़ा गया। ट्राइगोन वाली जगह पर जो ये निकलेंगे बेटा, इसमें से निकलेगा बेटा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आगे पेनिस के साथ कंटिन्यूअस बाहर जाएगा। या फीमेल में इट विल ओपन इनटू द यूरेथ्रल ओपनिंग। याद रखना ये जो ब्लैडर है इस ब्लैडर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। कहते हैं जैसे जैसे यूरिन बनता जाता है वैसे वैसे यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है। यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है। तो दिन भर आपका यूरिन बढ़ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर भरता जाता है। एक बड़ा मासूम सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो सर ये यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है तो इधर से लीक काहे नहीं कर रहा? बड़ा मासूम सवाल है ये। तो मैं उनसे बोलता हूं यहाँ पर है इंस्पिंक्टर, और ऐसे इंस्पिंक्टर हैं जिन्होंने इनको बंद करके रखा है, इस ओपनिंग को। यहाँ पर दो प्रकार के इंस्पिंक्टर है। वैसे तो मैंने दोनों शायद पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए, ध्यान रखना। दो प्रकार के इंस्पिंक्टर है। इंस्पिंक्टर इज लाइक रबर लाइक क्लॉथ, जैसे रबर बैंड से कस के बांध दिया जाए गुब्बारे को। जब गुब्बारे में हवा भरती है फिर हम धागा बांधते हैं, तो धागे जैसा बांधना, इट इज नोन एज इंस्पिंक्टर। राजन तुम बहुत खुश हो, इधर बेटा नहीं, कोई भी बदतमीजी मत करना, बाकी मेरी इज्जत उसी से बन जाएगी। बाकी मैं तुम्हारे साथ कितना चेयरफुल देखो पढ़ा रहा हूं मजे से। ऐसे ही पढ़ना है तो तुम बदतमीजी मत करो, मैं पढ़ाता रहूंगा। याद रखना अंदर वाले इंस्पिंक्टर इट इज नोन एज एंटीरियर और इंटरनल इंस्पिंक्टर। इंटरनल इंस्पिंक्टर, और ये थोड़ा और दूर पर यूरेथ्रा में इसके पार्ट ओपनिंग नहीं पाए जाते हैं। इट इज नोन एज एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर। तो याद रखना यूरिन आता रहता है, ब्लैडर में भरता रहता है। ब्लैडर को बंद करके रखा गया दो इंस्पिंक्टर से, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले, दोनों इंस्पिंक्टर से बंद है और आपका यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन भर रहा है इसके इंटरनल इंस्पिंक्टर होते हैं, दे आर इनवॉल्यूटरी
वॉलेंट्री इन कंट्रोल, ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री होते हैं, इनको हम बंद या खोल नहीं सकते। लेकिन दीज आर द इंस्पिंक्टर जिन पे हमारा कंट्रोल है, इट इज नोन एज वॉलेंटरी कंट्रोल। बताओ कौन से वाले हम लोग खोल सकते हैं? ऐसा। अब यूरिन भरने लगा, यूरिन भरने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में एक मसल पाई जाती है, नाम है डेट्रूसर। बोलो कौन सी? ये डेट्रूसर मसल है, ये फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक मसल है। तो जैसे जैसे यूरिन भरता जाता है ये फैलती जाती है, फटती नहीं है, फैलती जाती। कौन सी मसल? डेट्रूसर। और इसी डेट्रूसर मसल में पाए जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। कौन से? कौन से रिसेप्टर? स्ट्रेच। यानी अगर यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होने लगा तो ये रिसेप्टर काम आएंगे, नाम है स्ट्रेच रिसेप्टर। कुछ देर पहले मैंने ऑस्मो रिसेप्टर पढ़ाए थे, याद है? ऑस्मो रिसेप्टर कब काम करे? हाँ, ठीक है। तो अभी स्ट्रेच रिसेप्टर क्यों स्टिमुलेट हुए? ये तभी स्टिमुलेट होंगे जब यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? स्ट्रेच। और यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कब होगा? जब उसमें क्या भरेगी? यूरिन। तो जितना ज्यादा यूरिन भरता जाएगा स्ट्रेच रिसेप्टर उतना स्टिमुलेट होते जाएंगे, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर ये ब्रेन को मैसेज देंगे, और ब्रेन से कहेंगे, चलो ब्रेन दूर बनते हैं, ब्रेन से कहेंगे कि भैया ब्लैडर भर रहा, कुछ करो। स्ट्रेच रिसेप्टर ब्रेन को बताएंगे सेंसरी नर्व के द्वारा कि भाई साहब ब्लैडर भर रहा है, कुछ करो। क्यों? क्योंकि किडनी नहीं मान रही, वो तो यूरिन बनाना छोड़ेगी नहीं, उसका तो जीएफआर तय है। व्हाट इज जीएफआर? 125। तो ये बनाना, ये फैक्ट्री तो कभी बंद नहीं होगी, ये तो यूरिन बनते जाएगा। और भाई साहब यूरिन भरता जा रहा है, टंकी फुल हो रही है। तो ब्रेन ने कहा तुम्हें कैसे मालूम टंकी फुल हो रही? बोले हम ही तो हैं जो खींच रहे हैं, हमारा नाम। अच्छा बोला टंकी भरी तो तुम खींच रहे? बोले आप खींच रहे। तो बोले क्या करो? बोले ज्यादा खींचेगा तो फट जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले एक काम करो, इस यूरिन को बाहर निकालो। तो ब्रेन ने मैसेज भेजा वहां से, और ये मैसेज नर्व के द्वारा आया यूरिनरी ब्लैडर पर। कहां पर? और साथ में आया इंटरनल इंस्पिंक्टर पर। किस पर? इंटरनल। और इन्होंने कहा यूरिनरी ब्लैडर से कि तुम कॉन्स्ट्रिक्ट हो, यानी यूरिनरी ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट हो, और इंस्पिंक्टर से कहा, इंटरनल इंस्पिंक्टर से कहा कि तुम डायलेट हो। तो बताओ ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ और ये डायलेट हुआ, तो कौन खुलने लगा? इंटरनल इंस्पिंक्टर। और इंटरनल इंस्पिंक्टर खुलने लगा, इसी समय तुम्हें भयानक आ जाए, तुम जगह ढूंढ रहे हो कहां? क्योंकि इस पे तुम्हारा कंट्रोल है, इस पे कंट्रोल नहीं है। अंदर वाला दरवाजा खुल चुका है, बाहर वाले दरवाजे के साथ तुम ढूंढ रहे हो इधर उधर। माफ करना, कोई जगह मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, और तुम्हें जगह नहीं मिल रही है। अचानक पापा कहां जा रहा है? या मैंने पूछ लिया, तुम उठे और जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अचानक जो कंट्रोल था वो भी जा रहा, तो जो अंदर था वो। कई बार 1 घंटा पड़ा, क्यों? कौन से दरवाजे खुले? घर के बाहर। लेकिन अगर समय रहते आपका कंट्रोल सही है, then you will search the place and you wipe the urine by the help of exercise. It is known as micturition. बोलो क्या नाम है? micturition। बोले जो यूरिन निकलेगा उसकी कंसंट्रेशन में क्या क्या होगा, लिख लेना है भाई सबको। 90 से 95% पानी होगा। दिन भर में 1 से लेकर के 1.5 लीटर पानी निकलता है यूरिन के फॉर्म में। 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, जिसका 90 से 95% वाटर है, जिसमें लगभग 2.6% यूरिया है, जिसमें लगभग 2% इलेक्ट्रोलाइट है। और वो भी कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, प्लीज नोट इट डाउन। सोडियम बहुत कम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है,
एटसेट्रा। यहां तक कि यूरिन में एक बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है, नाम है क्रिएटिनिन। क्रिएटिन नाम का सब्सटेंस है, ये भी बहुत है, याद रखना। ये सब 1% से कम है, क्योंकि 90 से 95 ये ले गए, 2.6 ये ले गए, 2 ये ले गए, तो बहुत कम परसेंटेज है सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, क्रिएटिनिन का, बहुत कम। याद रखना, यूरिन में एक पिगमेंट पाया जाएगा यूरोक्रोम, और इसी यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से यूरिन पिंक है, येलो है। कल एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर पिंक यूरिन है, तो हमने कहा फ्लेवर्ड यूरिन नहीं आता, इट इज येलो। और येलो यूरिन किसकी वजह से है? यूरोक्रोम। It is due to urochrome. Yes, urine become pink when you will eat the drugs. And इनमें से एक ड्रग है आइसोनियाजाइड। जब आप टीबी होती है आपको, कौन सा टीबी, जब मतलब ज्यादा टीबी देखते हो, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी होती है, तो कुछ दवाएं खाते हैं तब उसमें यूरिन का कलर बदलता है, अदरवाइज यूरोक्रोम है। याद रखना, पीएच एनसीईआरटी 6 लिखती है, वैसे तो मेरे हिसाब से 6.2 है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो जो हम लोग एनसीईआरटी है उसी को मानेंगे, वो मानते हैं पीएच 6, और इसलिए बताओ यूरिन बेसिक की स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, इट इज स्लाइटली एसिडिक। ये यूरिन के बारे में लिखा हुआ बात है। तो मिक्चुरेशन के दौरान आप क्या क्या कर रहे हो वो याद रखना। कौन सा रिसेप्टर? ऑस्मो। कौन सा? ऑस्मो रिसेप्टर किसके लिए थे? एडीएच। और ये कौन से? स्ट्रेच। अरे स्ट्रेचिंग की वजह से रिसेप्टर निकलेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर। कहां जाएगा? ब्रेन। ब्रेन नर्व आएगी कहां? ब्लैडर। और इंटरनल किससे कहेगी कॉन्स्ट्रिक्ट करो? ब्लैडर। किससे कहेगी डायलेट करो? इंटरनल। यूरिन बाहर आने लगेगा, लेकिन कौन रोके बैठा है? सर। और उस पर आपका कंट्रोल है, वॉलंटरी कंट्रोल। किस पर? एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल। जब आप उसको रिलीज करेंगे, वाइडिंग ऑफ यूरिन होगी, दैट इज नोन एज मिक्चरेशन। जो यूरिन निकलेगा उसमें क्या क्या है बताओ? वाटर कितना? 90 से 95%। यूरिया 2.6%। यूरिया कितनी? 2। इलेक्ट्रोलाइट 2%। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, क्रिएटिनिन। एक पिगमेंट यूरोक्रोम, और पिगमेंट यूरोक्रोम की वजह से यूरिन येलो। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, सर बहुत येलो यूरिन आ रहा है, बीमार तो नहीं हो? नहीं, बीमार नहीं हो। जितनी देर तक यूरिन आपके ब्लैडर में ठहरेगा, यूरोक्रोम पिगमेंट के मिक्स होने के चांसेस उतने ज्यादा। इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रहे हो तो येलोइंग ऑफ यूरिन कम होती है। अगर बहुत देर में कर रहे हो, दिन भर में 2-3, एक बार शाम को 2 बार किया, तो यूरिन हर हालत में येलो आएगा। पिगमेंट का नाम यूरोक्रोम। इट वॉज द मिक्चुरेशन। हटा है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कुछ दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, मैं पहले से बता दूं, जिसको ना आना उसके लिए सुविधा होती है, जिसको आना है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं।